यादगार लम्हे होते हैं जब आप आपके ड्रामों को याद करते हैं। और एज अ कॉमेडियन भी आपने काम किया, सीरियस रोल भी आपने किए, कंपेयरिंग भी की, और आप एक इंजीनियर भी हैं। आपने इतनी जबरदस्त जिम्मेदारी, फिर आप ऑप्टिशियन भी हैं। ऑप्टिशियन भी है, ऑप्टिशियन भी एग्जैक्टली। लोगों की आंखों में हम आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की आंखों में झांक के आज भी दही और रोटी जरूर लाता हूँ, लेके भी आऊँ, और मुझे रास्ते से एक फोन आएगा, सुने आप कहाँ हैं, मैंने कहा इधर। तो सुने ऐसे कीजिएगा, आधा किलो दही ले आए और 2 तंदूर की रोटियां ले। लूज टॉक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, जो मेरे ख्याल में आज तक की मतलब हिस्टोरिकल सारी बातें, इतने सारे मैसेजेस दे जाना, और आपका मिजाज भी जैसे अनवर मकसूद साहब के मिजाज से मिलता जुलता मैंने देखा। ये देख रहे होते हैं कि किससे हम कौन सा कैरेक्टर करवाएं, कौन ज्यादा बेहतर करता है, इस चीज की पहचान। मुझे वो अलग मुझे देते थे, बेरोज को अलग देते थे, काजी बाजी साहब को अलग देते थे। तो जब भी कुछ लिखा जाता है तो कैरेक्टर होती है, फिर जो पंच लाइन होती है वो कौन आर्टिस्ट अच्छा बोल रहा है, कौन सी टोन उसकी ज्यादा है। मतलब डूब के फनकारी करना, एक्टिंग करना, यकीन जाने आप जैसे जब आर्टिस्ट को देखते हैं ना तो पता चलता है। में जो सब जानना चाहते हैं कि ये खूबसूरत, ये फनी सफर, आपका फन का सफर, इसकी शुरुआत कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क। शौक था कि आपसे मुलाकात हो और आपसे बातचीत हो, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। किस तरह से आप इस फील्ड में आए, ये लोग जानना चाहते हैं। पैरोडीज जो एक्चुअली आप मिमिक्री करते हैं तो आप दूसरों की नकल करते हैं, वो एक वाहिद चीज होती है जिससे ये लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं ना, मतलब आप में ये सलाहियत है, और मतलब लोग आपको अप्रिशिएट करें तो फिर वो उससे ज्यादा। अच्छा, लोग भी बताते हैं, लोग कहेंगे भाई वो करो, फैमिली में आप पॉपुलर हो जाते हैं, फैमिली में आपको बुलाते हैं लोग और आपसे कह रहे थे भाई आप ये करो, अरे वो तुमने पहले खाला चचा फला सबकी कॉपी की। तो वो वहां से मैंने एक स्टार्ट लिया। फिर जब मैं ये देखता रहा तो फिर टीवी पे किया, टीवी पे फिर मोइन भाई के साथ किया, अतर शाह खान साहब के साथ किया, नूर भाई के साथ। तो कॉमेडी के वन मैन शोज में ज्यादा करता रहा। फिर हम दुनिया भर में शो करते रहे, काफी शो किए हमने। कौन सा मुल्क है जो हमने छोड़ा होगा, अब भी जा रहे हैं माशाल्लाह, अभी भी शोज कर रहे हैं। अभी वो असल में उनका शो है, और आपकी फिटनेस देख करके भी नहीं अल्लाह का बड़ा एहसान है। नहीं भाई सब कुछ है, मुझे शुगर भी है, मुझे हार्ट का भी मसला है, मगर बहुत, लेकिन मैं दिल पे लेता नहीं हूँ, लेनी भी नहीं है। तो वो हमें आपकी जरूरत है। फाउंडेशन ईदी फाउंडेशन का प्रोग्राम हो रहा है 18 मार्च को सिटी में, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। वो प्रोग्राम बस वो एक नेक काम भी है जी। तो बस ये नेक काम भी करने का अगर आपको कोई मौका मिले तो वो भी हाथ से नहीं जाना, यही जिंदगी है। बिल्कुल एक ही दफा जिंदगी मिली है, उसी में नेक काम, सफर की शुरुआत। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कोई एक इतना खूबसूरत सफर गुजरा, फन का सफर, इसमें कोई यादगार पल, कोई यादगार लम्हा, और सबसे ज्यादा काम किसके साथ करके आपको मजा आया? मुझे मोइन भाई के साथ लेजेंड्स के साथ किया आपने। एक्चुअली टूर जो होता है ना, टूर कहते हैं ना, आप किसी के साथ सफर करें तो आपको उसकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है और आपको मालूम होता है कि शख्स कैसा है। तो वो हमारा मोइन भाई के साथ, अनवर मकसूद साहब, काजी वाजी साहब, शहजाद रजा, इनके साथ जब भी शो हुए वो इतने कमाल होते थे कि मैं आपको क्या बताऊं कि शो तो अपनी जगह है, वो तो एक अप्रिसिएशन मिलता था हमें। तो वो उसके अलावा हमने जब भी वैसे शो किए जो वन मैन शो होता है, जो यहाँ फंक्शंस होते हैं, तो वो करते करते आज पता नहीं चला, आँख झपकते ही बताएं कहाँ पे आके खड़े। तो लेकिन अब शो कम भी हो गए हैं, अब हो भी नहीं रहे, क्योंकि अब शो का माहौल कम है, टेंस माहौल ज़्यादा है, क्योंकि हर दूसरे दिन हमें पता चल रहा होता है कि पेट्रोल बढ़ गया, फिर पता चलता है कि महंगाई होगी, फिर उसने कहा दूध महंगा हो गया, फिर उसने कहा फला चीज़ हो गई। तो ज़िंदगी की दौड़ में उन चक्करों में डाल दिए जहाँ आदमी हंसना ही भूल गया। इस वक्त तो आपकी जो ज़रूरत है और ज़्यादा, जैसे आपने कहा टेंस और ज़्यादा माशरा हो गया और वो बहुत सारे मसले मसाइल में लोग, तो इस वक्त तो आप जैसे जो लोग हैं जो लोगों को हंसाते हैं जी। तो उनकी इस वक्त तो ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप ये बताएं कि आप क्योंकि पीटीवी से आपने शुरुआत की थी और उस वक्त तो आपको पता है कि लाइव रिकॉर्डिंग भी होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उस वक्त के दौर में और आज जब इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, तो आप क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए पहले तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो डॉलर का फर्क बहुत हो गया जी, डॉलर समझे ना। मैं वो वाली चीज़ क्योंकि जिससे जो जंप है, बड़े बड़े जंप आए, तो और महंगाई को अगर लेंगे तो पहले तो जब हमारा दौर था, जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि 106 रुपये तोला सोना था, तो हम कहते थे क्या बात करें पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज अंदाज़ा होता है कि आज की महंगाई से जो बीच में 3 गैप्स आए, उन 3 डिकेड में ये हो गया कि वाकई चीज़ें ऐसी महंगी हो गई, अब बगैर माहौल भी चेंज हो गया। पहले हम अपने अब्बा से बिल्कुल फ्रैंक नहीं होते थे, हम
साथ बैठते थे, अब्बा आते थे तो सब नॉर्मल हो जाते थे। आज अब्बा से फ्रैंक होना या औलाद के साथ दोस्त बन के रहना वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बच्चों के कॉन्फिडेंस में उनको लेके बात करेंगे तो ये चीज़ें हम अपने स्किट्स में भी करते हैं, हम उसमें भी बहुत सी बातें वो कर रहे होते हैं ताकि बच्चों का एक इंटरेस्ट भी पता चले और उनको एक कॉन्फिडेंस है वो हमसे कुछ चीज़ छुपाए ना। एग्जैक्टली। यहाँ जो मेन इशू पहले होता था, माँ से जिक्र होता था, माँ से हम तक पहुंचती थी बात, तो वो एक गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन हर एक में मिमिक्री डाल देना, कॉमेडी कर देना, कॉमेडी करके उस चीज को मिजाह में कहना, तो मिजाह वाली कई भी बात जो है ना आपको आज देखें वायरल हो जाती है। कहाँ मैंने वो कोई एक जोक मेमन का कोई सुनाया, निगाह मरते मेमन से बदल जाती है तकदीरें, वो इतना वायरल हो गया। तो आजकल तो वायरल हो जाती है चीजें आपस में, तो आजकल ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन का दौर है। अच्छा यार भाई, मैं जैसे हालात की बात की भाई ने, जितने कठिन हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, आप एक बिजनेस से भी जुड़े हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, और जो इन हालात को, और मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन आपसे लूँगा कि अभी 10 महीने या 10.5 महीने 11 महीने गुजरे हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, तो आप किस तरह से कंपैरिजन करेंगे? मैं सिर्फ आपकी एक राय लेना चाह रहा हूँ, जिस तरह काम मतलब है कि नौजवान नस्ल, लोगों पे, देखिए नौजवान नस्ल जो थी वो इतनी पुरुमीद थी भी और है भी। पीटीआई एक आपको एक आई थी, एक रोशन, एक सितारे की तरह, एक उम्मीद की तरह आई थी। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं ना, नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है, ये मुहावरा मुझे नहीं पता कहाँ तक फिट आता है, लेकिन कुछ चीजें चारों तरफ से इतनी बुरी तरह जकड़ी हुई हैं जिसमें इंटरनेशनल लोग, पूरी दुनिया जो है उनकी निगाहें हैं, उनको पता नहीं हमारे मुल्क से क्या बैर है कि वो चाहते ही नहीं कि अवाम जो है उनको सुकून मिले, जो हमारी जनरेशन है उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है। अभी देखो इटली में हुआ है, कितने लोग मर गए, वो क्यों हैं, क्यों मुल्क से जा रहे हैं लोग? ये आज़ाद मुल्क है जहां आप अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, बाहर आप जाएं आपको पूरे ऐसे बायलॉज को फॉलो करना पड़ता है जो आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। यहाँ रॉन्ग साइड पे जाके भी आप बड़े कॉन्फिडेंटली क्या हो गया यार अगर मैं इधर से चला गया। तो ये जो एक रोशनी हमें नजर आ रही थी, उस रोशनी के साथ देखें कितने नाइंसाफियां हुई हैं, और मुझे नहीं समझ में आता हो जहाँ का, अगर हम अपने इधर कराची की बात करें तब भी, और अगर ऑल ओवर पाकिस्तान की बात करें तो मुझे नहीं दिख रहा, रोशनी नज़र आती है कभी फिर वो कम हो जाती है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक कुछ ऐसा सिलसिला कर दे, कुछ ऐसा मौजज़ा दिखा दे कि जो गलत हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे और जो सही हैं वो आगे निकल आए। और सिर्फ देखें पीटीआई में इमरान खान से नहीं बात बनती, कई इमरान खान होने चाहिए, कई इमरान खान वाले सोच वाले होने चाहिए। जबरदस्त बात की आपने। टीम के लोग देखें, टीम के तो थोड़े से इधर उधर के फिर आ गए, इधर आ गए ना, इधर थे पहले, उधर थे, प्लांटेड थे या नहीं थे, या अब प्लांटेड है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमें एक इमरान की नहीं, हमें कई इमरान की जरूरत है, और वो कई इमरान जब मिलेंगे जब हमारी नौजवान नस्ल में से ही ऐसे निकल आए लोग जिनकी सोच में सिर्फ मुल्क से मोहब्बत और करप्शन से बहुत दूर हो, कहीं तक नजर आए। लेकिन आप देख तो रहे हैं कि मीडिया ही में बेचारों के साथ जुल्म हो रहा है, जो सच बोलने की कोशिश करता है। हर कोई अपने मुल्क के लिए पहले सोचता है, हर कोई। मैं दुनिया में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, सबसे पहले उनके लिए अपना मुल्क है, उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, प्यार है, धरती से प्यार है। कब हम लोगों में ये चीज जज्बा पैदा होगा, और आज जैसा आपने बात कही कि एक नई लीडरशिप को उभारने की जरूरत है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। किसी एक शख्स से काम नहीं बनेगा, एक जमात चाहिए, एक ताकत चाहिए। और एक सवाल और इससे जुड़ा एक सवाल और करूंगा, आप अब किसको वैसे आपकी क्या राय है, आप किसको उम्मीद के तौर पे देखते हैं, कौन इतना कैपेबल है अभी लीडरशिप के अंदर हमारे? देखें जो भी सामने लीडरशिप की तो अभी छोड़ दें, अभी तो इलेक्शन आए, फिर पता चलेगा। लेकिन इलेक्शन तक और बात यह है कि इलेक्शन सिलेक्शन या जो हमारे वो है, जो सबसे बड़ी चीज है जिसको हम कहेंगे कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जब होगा तो उसमें कौन होंगे, और जब गिनती होगी तो उससे कौन गिनेगा। सारा मसला तो ये है कि गिनती में जो आप ये देखें, यहाँ बल्दियाती और जो सूबाई इलेक्शन है, बल्दियाती में आप ये बताएं 600 अगर एक डब्बे में 300 वोट हैं, तो वो 300 वोट जो है वो क्या उसको क्या टटोल के गिन रहे हैं, जो गिने नहीं जा रहे, इतने घंटों लग गए। तो आप ये सोचें कि ये बच्चा जानता है, ये मैं अपनी बात नहीं, बच्चे को पता है कि किसी चीज में अगर वक्त लगता है तो उस वक्त का जो है क्या तरीकाकार है, किस तरह से उसको प्लान किया जा सकता है। मतलब ये वोटिंग मशीन का जो एक पिछले दिनों एक चर्चा हो रहा था कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो अगर ये आ जाता है, इससे आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी
नहीं यार देखे बात सुने, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि यहाँ के लोगों से आप नाउम्मीद हैं, बाहर वालों से आप उम्मीद रखते हैं जो यहाँ है ही नहीं। सिर्फ वोट डालने नहीं, वोट डालने से देखे ना, उनका वोट आ गया इधर, उनका वोट आ गया, उन्होंने वोट डाल दिया, ठीक है। लेकिन मुझको ये बताएं, सफर वो थोड़ी कर रहे हैं, सफर तो यहाँ वाले कर रहे हैं ना। वो वोट डाल के चलो एक हेल्प करेंगे, वो एक तरह की हेल्प है समझे कि वो। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के अलावा कैसे, जो गिनने वाले तो यहीं के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक गिनने से थोड़ी हो जाएगा काम। यार भाई सॉरी मैं आपके बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ। असल में आप फिर भी इस भंवर से जो एक बहरान है, क्राइसिस है, ये भंवर है, इस भंवर से मुल्क को निकालने के लिए, इस क्राइसिस से मुल्क को निकालने के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या हल समझते हैं? जैसे पीटीआई की डिमांड है, खान साहब डिमांड करते हैं मतलब इलेक्शन हो, मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई हल समझते हैं कि इसको भंवर से मुल्क को निकाला जाए? मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही, ये बात तो आप कर रहे हैं लेकिन मेरे नहीं समझ में आ रहा कि आई एम राइट और रॉन्ग जी। इलेक्शन ये तो वाली बात है यार, सुबह का नाश्ता तो मुझे दे दो, पहले मुझे सुबह का नाश्ता दे दो, फिर देखूंगा दोपहर को क्या होगा, फिर देखूंगा दोपहर को क्या होगा। तो इलेक्शन, अभी इलेक्शन तो हो जाए पहले, इलेक्शन पहले भी तो हुआ था, क्या हुआ? अच्छा, हमारे बात ये हो रही है, इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ? हर दफा उम्मीद से ही चलते रहेंगे क्या? तो जो गड़बड़ हुई है बाद में, जिमनी इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन हुए, आप क्या समझते हैं कि अब जो होगा तो कोई आसमान से उतर के लोग वोट डलवाएंगे? यार इसके अलावा कौन सा ऑल्टरनेट सेटअप हो सकता है? एक इलेक्शन ही, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही है ना, जिसके पास पावर होगी, जिसके जो फिर आप हम कितने खुश हैं। पहले भी तो ये जुमले बोले होंगे जब इलेक्शन नहीं हुआ था पिछला। जी जी जी, हर दफा उम्मीद पे हैं हम लोग, उम्मीद पे दुनिया का है, सिर्फ उम्मीद है और क्या है, मुझे आप बताएं ना। जी जी जी। अब ये आप ये देखें, मैं जब कॉमेडी की बात, अपनी जात की बात कर रहा था, मेरा टोन जो था यहाँ था, मैं यहाँ आके फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर का दर्द है, ये मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़े, मैं खुद यहाँ बड़ा हुआ, मैं पैदा हुआ, और पता ही नहीं है। उनसे पूछें जिनको यहाँ बना बनाया मिला है, उनसे पूछें जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाया, जो कट गए, मर गए जी, वो और उनकी अगर फैमिलीज यहाँ आई हैं तो आप ये सोचें वो क्या थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ा था। जब कराची में लोग आए हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए थे। लेकिन आप ये देखें कि कराची की तरक्कियों को देखें, मैं वहाँ लाहौर गया, मुझे लाहौर लगा मेलबर्न, ठीक है, इस्लामाबाद गया, मुझे लगा ओहो, मुझे कोई गटर उबलता नजर नहीं आया, मुझे कोई रोड टूटी हुई नजर नहीं आई। यहाँ पर भी तो बल्दियाती बजट, जैसे का इलेक्शन करने से क्या हो जाएगा? सिस्टम भी वही, बंदे भी वही, जो प्लांटेड हो या इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो। तो ये तो हर दफा बस, या तो ये अल्लाह पाक से बस माफिया मांगी जाए, कोई मौजा भी हो तो देखे ना, मौजे की भी तो कोई स्टेटस है। बिल्कुल सही बात है, सही यार बात एक मौजा हो जाएगा, यहाँ तो मौजों की। मैं शोबिस के हवाले से दोबारा लौट के आजकल के ड्रामों और पुराने ड्रामों में जो हम देखते थे, उरूसा जैसा ड्रामा, तन्हाइयाँ हैं, अनकही है, और इस तरह के ड्रामों में उनके स्टैंडर्ड में जो फर्क आया है आज के ड्रामों में, इस फर्क को किस तरह देखते हैं आप? अब अगर आज वो ड्रामे क्यों नहीं आते? हम देखिए, पहले आप ये बताएं, पहले आपने कभी फेमिनिज्म को लफ्ज सुना था? नहीं। मेरा जैसे मेरी मर्जी, ये लफ्ज कभी सुना था? नहीं सर। कभी आपने ट्रांसजेंडर वाली बात सुनी थी? नहीं सर, ये तो आप वक्त के साथ साथ देखें कि बच्चे अगर ये आपसे पूछ रहे हैं ट्रांसजेंडर, फला जेंडर, कैलेंडर, सिर्फ कैलेंडर सुना था, बच्चे गूगल पे गए, गूगल पे हैं, ओह, फिर वो पूछते भी। औरत के लिए जो एक मुकर्रर किया हुआ है जो चीजें, कि औरत को कहाँ होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए, उसी में अगर औरत कहे मेरी रोटी मेरी मर्जी, मेरा खाना मेरी मर्जी, मेरा अब्बा मेरी मर्जी, तेरा अब्बा तेरी मर्जी, तो ये क्या है? ये तो आई थिंक ये तो टॉपिक ही अलग है। हम देखते हैं जब जैसे पहले ड्रामा उसमें एक कोई कॉमेडियन, जैसे अगर हम अंकल उर्फी देखें तो अफनान भाई का किरदार होता था और बहुत सारे, लेकिन आज जो हमें ड्रामे देखते हैं उसमें कोई ऐसा फेमस कैरेक्टर हमें नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह है? वो पहले वाले का एक ट्रेंड था तकिया कलाम का ना, चक्कू है मेरे पास, फला फला, ये थे। अब ये नहीं है। अभी मैंने अभी एक फिल्म मेरी आएगी, VIP नाम है फिल्म का, उसमें मैं एक प्रोफेसर बना हूँ, तो मेरा तकिया कलाम है किताब खोल के, तो मैं हर बात पे कहता हूँ ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे किताब, वो मैंने कहीं यूज किया, वरना ड्रामों में जो ये हो रहा था वो अब हो ही नहीं रहा। किस तरह के मुहावरे जो इतने फेमस हो जाएगा, फेमस हो जाता है, एक आदमी कहीं से गुजरा, उसको उसके नाम से फिर वो पहचाना जा रहा होता था। एग्जैक्टली। तो वो अब मिजाह का वो भी चेंज होता जा रहा है ना, डिफरेंट तंज और मिजाह जो है उसकी भी अब शक्लें ऐसी हैं कि 3 तरह की कॉमेडी हो रही है। एक वो हो रही है जिसमें जुमानी जुमले और ये सब है, वो तो मैं नहीं कर सकता।
वो तो मेरी सबसे बड़ी सेंसरशिप मेरी फैमिली है। जिस चीज़ में मेरे बच्चे मुझे टोक दें उसको मैं सबसे टॉप पे उसको प्रायोरिटी देता हूँ कि नहीं पापा ये आपके लेवल की बात नहीं है, या आप ये इस तरह की अगर कोई गलती से मैं कोई लाइन भी लिख दूँ तो मेरे बच्चे मुझे उसको कहते हैं फ़ौरन आप एडिट करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी कॉमेडी, आपका मिजाह, आपकी हर वो चीज़ हो जिसमें आप पर नुक्ताचीनी ना हो, बजाय रिस्पेक्ट हो। वही वजह है कि आज अगर मैं जिस जगह हूँ, अल्लाह के शुक्र है, मैं ऑप्टिकल फील्ड में, इमेज ऑप्टिक जो मेरा बिजनेस है उसमें भी एक रेपुटेशन इतनी है कि हम 32 ईयर्स से मेरा वो बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसी को कर रहा हूँ। मेरा बेटा हालांकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, अहमद अरसलान, लेकिन ही इज़ टेकिंग ऑल केयर ऑफ माई इमेज ऑप्टिक्स, जस्ट बिकॉज के वो देखता भी रहा है, उसने सीखा भी है, उसने ऑप्टोमेट्री भी सीख ली, कर ली। तो आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं, लेकिन उम्मीदें हमेशा हुकूमत से ज़रूर रखते हैं। हुकूमत बनाती है पॉलिसीज़, अगर आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कोई लचक नहीं होगी तो ये नौजवान नस्ल तो फिर मुल्क से बाहर जाएगी ना। वो तो कहेगी वहाँ पर हम बर्तन धो लेंगे, लेकिन सुकून से तो सोएंगे। यहाँ तो आपको हर बंदा आदमी कहता है तुम्हें जानता है मैं कौन हूँ। एक तो ये बड़ी मुसीबत है। तो भाई तुमको पता है मेरा बाप कौन है? अबे भाई तुम्हारा बाप कौन है ये तुम जाके अपने घर में पूछो, हमको क्या तुम बता रहे हो? तुम जो बदमाशी लोग कर रहे हैं, जुमलोबाजी या करके कह रहे हो। चैनल भी मैंने अपना बनाया हुआ है अयाज खान इमेज का, वो यूट्यूब का चैनल है, उसमें भी कॉमेडी ही है, उसमें भी इसी तरह की बातें। अब ये आपके चैनल पे जब आएगा तो आप मुझे भी टैग कर। क्या समझते हैं कि जैसे आपने बड़े माशाल्लाह जो आपके वक्त में सीनियर थे बहुत सारे, और आज आप किसको देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये मतलब जाहिर सी बात है एक गैप आता रहता है, फिर नए लोग उसको पुर करते हैं। नहीं आप जो क्या आप देख रहे हैं? देखिए गैप में जो मैं देख रहा हूँ ना उसमें कॉमेडी की शक्ल थोड़ी सी आपकी जगह ज़रा मज़े की नहीं है, ज़रा ज़्यादा ओपन है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जुनैद अकरम की नॉलेज भी बहुत अच्छी है, बोलता भी अच्छा है, और कोई बात जो है वो ऐसे नहीं करता जो फैमिली में नहीं की जा सकती। तो 2-3 लोग ब्लॉगर्स में या इसमें हैं, उनकी गुफ्तगू में नफासत है और उनकी शाइस्तगी है। तो मिज़ाह में ये शाइस्तगी, ये सब उसका अपनापन जो है वो नज़र आना चाहिए, और यही मेरे ख्याल है जो मेरा है। मैं तो मुझे बहुत सी दफ़ा स्क्रिप्ट भी मिलता है ऐसा, लेकिन मैं वो नहीं। मैं मोइन भाई के साथ ज़्यादा काम किया ना, आप जिसके साथ सफ़र करें, जिसके साथ ज़्यादा काम करें, बाकी मुलाकात तो उमर शेख के साथ बहुत उसके अपने शो में। मोइन भाई के हवाले से कोई एक यादगार हो, कोई ऐसी बात हो? नहीं, ट्रैवलिंग में ये होता था कि अनवर मकसूद साहब हमें कोई स्क्रिप्ट लिख के देते थे, जो शायरी लिखते थे, जो शायरी थी वो मैंने जैसे रात पढ़ी है, वो शायरी में बहुत कुछ कहें, क्लैपिंग हो गई, कुछ कहे ना प्लीज अभी। वो था कि ये दर्द हो रहा है जो हड्डी के बीच में, ये बात हो गई थी कबड्डी के बीच में, और महफिल में उनके साथ मेरा भी शुमार है, खस्ता से एक नोट हूँ गड्डी के बीच में। तो वो बैंकर्स का हमने प्रोग्राम किया था, तो उसमें बहुत तालियां बजी, तो वो मोइन भाई कहने लगे ये किताब मैं पढ़ूंगा भाई, ये आप मुझे दे दे। तो मैं कहा भाई मैं नहीं, अनवर भाई से पूछा। उन्होंने कहा नहीं अयाज को दिया थी, अयाज की अयाज इसको पढ़ेगा भाई। नहीं कि मोइन भाई तो खैर इतनी हज़ारों 500 लूज टॉक शोज उन्होंने किए, तो मुझे मेरी दोस्ती भी अच्छी थी, उनको मैं याद भी करता हूँ, और जब भी इमेज ऑप्टिक भी आते थे तो हम बैठे होते थे गप्पे मार। आपने जॉब की और काफ़ी मतलब हाई रैंक जॉब की आपने, उसके बाद आप माशाल्लाह आपने बिजनेस भी कर रहे हैं आप, और आप मतलब एक ग्रेट एक्टर भी हैं माशाल्लाह, और फिर अब दीन से भी के काम से भी आप जुड़े हुए हैं। जी तो ये भी ज़बरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपसे ये काम भी ले रहे हैं, तो एक सोने पे सुहागा। 2012 में मैंने जब हज किया था, तो उसके बाद ही फिर मैंने दाढ़ी रख ली। ठीक है शरई नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी खुशी होती है कि मैं एक सुन्नत को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर दरसकुरान.com पे मुझे उन्होंने स्पेशली कहा था कि आप अपना एक प्रोग्राम जरूर करें, तो मैं उसमें अहादीस और उनके हवाले से ज़रा बचने के लिए कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो, मैं सोशल इश्यूज पर टॉपिक बना के बात करता हूं। मैंने सुना है, वो ठीक है, वो उसमें कोई गुंजाइश पकड़ भी नहीं है, और आप अच्छी बात, सारी बातें, बहुत सारी नसीहतें थी इसमें, मैसेजेस थे लोगों के लिए, और बहुत खूबसूरत बातें थी। अब इसको हम इसका एंड की तरफ हैं। मैं चाह रहा था कि आप ने हमारी जनरेशन को ख़ास तौर पे, जैसे मुल्क के मसाइल के हवाले से आपने बात की, लोग जिस तरह अभी इतना बड़ा हादसा हुआ कि लोग इतने इसमें मारे गए, हमारे नौजवान, हमारे लोग इस मुल्क को ओन करें। अगर मुल्क में मसाइल हैं, मुल्क में इश्यूज़ हैं, परेशानियां हैं, जैसे मैं अपने घर की परेशानियों को ओन करता हूँ ना, मैं कहता हूँ मेरी जिम्मेदारी है मुझे इसको दूर करना है, ये इश्यूज़ मेरे हैं।
जिस तरह हम अपने घर के इश्यूज को ओन करते हैं, इस तरह हमारे नौजवान, हमारे लोग, हमारे हमवतन, हमारे मुल्क के रहने वाले उसी तरह ओन करें। इस हवाले से मैसेज जिस तरह आपने यंग लड़का है, घर से सुबह उठा, उसने इंजीनियरिंग की भी है या उसने अपने और प्रोफेशन में बात की भी है, कर चुका है वो। जी। अब वो रोज निकल रहा है अपनी जॉब के लिए, ठीक है, वो तैयार होकर, माँ बाप भी तो आए और बलाएं लेके उसको भेज रहे हैं, वो जा रहा है, उसके बाद उसे नहीं मिली जॉब, वो कह रहे हैं आप फलां का लेके आए रेफरेंस, फिर आप डोमिसाइल फलां लेके आए, फिर आप इंटीरियर का डोमिसाइल लेकर आए, उसके माँ बाप यहीं पले बड़े हो गए। तो अब ये जो बदकिस्मती है कि जो लोग यहाँ कराची में आए, उनकी नस्ल दर नस्ल यहाँ है। वैसे कराची अल्लाह पाक ने एक ऐसा शहर दिया है जिसमें एक खैबर मेल जब कराची आती है ना पेशावर से, तो चलते चलते हर सूबे से देखा है कि वो मुसाफिर उठाती है, पंजाब से भी, पेशावर से भी, बलूचिस्तान, सब जगह से लेके कराची एक माँ की तरह उन सब को समेट कर लोग वो यहाँ रह रहे थे। फिर वो यहाँ रहकर उसी माँ को जो है वो बुरा भला कहते हैं और उसी जगह रह के सारे मिल के जो है आपस में एक दूसरे से। तो ये बहुत दुख की बात है। जिस जगह, जिस जमीन पे आपकी रोजी लिखी हुई है, उस जगह की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वहाँ के लोगों से तासुब नहीं करना चाहिए। जो तासुब का एक आंसर थोड़ा सा है कि एक फ़कीर से मैं बात कर रहा हूँ और वो फ़कीर से मैंने ऐसी बोला तो वो मुझसे बोला, या तो जितने उनसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अगर वो बात कर रहे हैं तो मुझसे कह रहे हैं मैं तो कराची का हूँ, जबकि उन्होंने जो लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं उससे पता नहीं चल रहा वो यहाँ के। ये यहाँ कौमी ज़ुबान उर्दू है। फिर दूसरी बात यह कि सियासत और ये सारी चीज़ें उससे बालातर है। अपनी जब आप ज़मीन में हैं जहाँ से आपको रिस्क रोज़ी अल्लाह पाक दे रहा है, वहाँ के लोगों से बीइंग ए मुस्लिम उनसे मोहब्बत करने की कोशिश करो, एक दूसरे की लैंग्वेज सीखो। जैसे मैं हूँ, थोड़ी सी पश्तो भी मैं सीखता हूँ, बोलता हूँ, सिंधी में ऐसे बोलता हूँ कि मुझे सिंधी में पाण गलाया ना अमीर पानी कोट से सिंधी ना तो पाकिस्तान में है और आपको पाकिस्तान की 3-4 जुबानें आती हैं, ये भी एक प्राउड है। बस मैं ये एक मैसेज छोटा सा ये दे देता हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है इस मुल्क से मोहब्बत करना सीखें। ये खुदा की कसम उनसे पूछें जो दूसरे मुल्कों में रह के अपने मुल्क को याद करते हैं। मुल्क में है और ये ज़मीन ऐसी है जहाँ सारे मौसम यहाँ हैं, दीन से बड़े जुड़े लोग हैं। जो चैरिटी है उस पाकिस्तान से बढ़ के कहीं, कराची से खास तौर पर बढ़ के कहीं नहीं है। लोगों के दिलों में जो दर्द है, वो जो कराची के लोगों के दिलों में दर्द है। अभी रमज़ान आ रहा है, आपको नज़र आएगा, रोड से शुरू कर रहे हैं, अभी से लोगों ने पैकेट्स बनाने शुरू कर दिए गरीबों को बांटने के लिए। सफ़ेद पोशों को अभी से लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। हम और आप, हमारे अगर गरीब भी हैं तब भी हमारा दिल चाहता है कि अगर हम 2 रोटी खा रहे तो 1 रोटी हम किसी ऐसे गरीब को दें। कितने एग्जाम्पल दीन में हमारे मौजूद हैं कि दरवाज़ा खटखटाया, अगर आप खा रहे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहने, असहाबा के हवाले से कहने, दरवाज़ा खोला, उन्होंने रोटी है, 1 रोटी जो है उनको दे दी और 1 रोटी को 3 लोगों ने खा लिया। ये देना जो है ना, रिस्क का मामला सिर्फ अल्लाह से जुड़ा हुआ है। अल्लाह पाक ने जब पैदा किया है तो रिस्क मिल ही जाता है। आप देखें, एक जानवर को भी मिल जाता है। एक बंदा रोड पे सो रहा है, उसको भी सुबह जाते जाते कोई देखेगा, रोकेगा, रोक के कहेगा यार ये लो चाय पराठा।